हाँ भाई, केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 5 आज स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक बार फटाफट हम रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले बेटा आपने इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था। रेट ऑफ रिएक्शन होता है प्लस माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम टेकन। इसकी यूनिट आपको ध्यान में रखनी थी, मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। इसकी यूनिट जो है मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला x/t होता है। दूसरा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट हो या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट हो, ये n × ROR के बराबर होता है। फिर आपने इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। फिर आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था जो कि मॉलिक्यूलैरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लॉ ऑफ मास एक्शन किसको रिफ्लेक्ट करता है? मॉलिक्यूलैरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और रेट लॉ जो है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है? ऑर्डर को रिफ्लेक्ट करता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ ली थी। फिर आपने देखा था वेरियस कंडीशन टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा अगर रेट इक्वेशन में दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट निकाल लेना है। अगर अलग अलग ऑर्डर दिया है तो उसको भी निकाल लेना है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है तो स्लोएस्ट स्टेप से निकाल लेना है। अगर आपको सूडो रिएक्टेंट दिया है, क्या दिया है? सूडो रिएक्टेंट दिया है, जो कि एक हमारा हाईलाइट था टॉपिक का, तो आपको उस सूडो रिएक्टेंट को रेट इक्वेशन से पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से रिमूव करना पड़ेगा और फिर आपको ऑर्डर निकालना पड़ेगा। अगर H+ और OH- रिएक्शन की मीडियम को इंडिकेट कर रहा है तब आपको उसको रेट इक्वेशन में इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आपको इंक्लूड करना है। वाटर अगर कभी रिएक्टेंट में है तो वो हमेशा एक्सेस में होगा और उसको भी आपको इंक्लूड नहीं करना है। कोई भी रिएक्टेंट सॉलिड में हो या एक्सेस में हो तो उसको भी रेट इक्वेशन में इंक्लूड नहीं करना है। ये हमने पढ़ा था पार्ट 5 के रेट ऑफ रिएक्शन के टॉपिक में। केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 4 तक हमने ये पढ़ा था। अब पार्ट 5 आ जाते हैं और पार्ट 5 में आज हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे रिगार्डिंग आपका रेट ऑफ रिएक्शन के। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ लॉ ऑफ मास एक्शन के क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे ऑर्डर फाइंड आउट करने के, और कुछ क्वेश्चंस हम कर लेंगे बेटा आपके सूडो रिएक्टेंट के, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ इस बार। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, क्या लिखा है देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। 2O3 गिव्स 3O2 इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है? 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। स्टेप नंबर 1 है O3 गिव्स O + O2, और क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि ये कैसा स्टेप है? फास्ट स्टेप है। और स्टेप 2 में लिखा है O + O3 गिव्स 2O2, और एक ऐसा स्टेप दिखा हुआ है, स्लो स्टेप दिखा हुआ है। आपको क्या कैलकुलेट करना है भैया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। आपको क्या कैलकुलेट करनी है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। तो याद करिए, मैंने बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको पहचानना है रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले आपको पहचानना है रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालेंगे? स्लोएस्ट स्टेप की मदद से। किस स्टेप की मदद से निकालेंगे? स्लोएस्ट स्टेप की मदद से निकालेंगे। और उसी स्लोएस्ट स्टेप को मैं क्या बोलता था? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसी स्लोएस्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ध्यान से देखिएगा तो एक और चीज हमने देखा था कि रिएक्टेंट के साइड मेरे को फोकस करना है कि प्रोडक्ट के साइड फोकस करना है। तो ये पॉइंट भी हमने क्लियर लिखा था कि फ्रॉम नाउ ऑन टिल द एंड ऑफ चैप्टर हमको सिर्फ रिएक्टेंट के साइड में फोकस करना है, प्रोडक्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा? सबसे पहले मैंने लोकेट कर लिया स्लोएस्ट स्टेप, वही क्या है? मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और उसी स्टेप से मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले रेट इक्वेशन निकालूंगा। क्या निकालूंगा? रेट इक्वेशन। तो लिख लेते हैं ROR = K, O की पावर 1 और O3 की पावर 1। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जैसे ही मैं O की तरफ देखता हूँ और जैसे ही मैं मेन रिएक्शन में देखता हूँ तो मुझे तो ये पता चलने लग गया कि ये जो O है ये तो मेन रिएक्शन में प्रेजेंट ही नहीं है। मेन रिएक्शन में सिर्फ O3 है और O2 है। नेसेंट ऑक्सीजन या सिंगल ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो तुरंत मेरे को समझ में आ गया कि सर कौन सा सवाल है? ये सर सूडो रिएक्टेंट का सवाल है। किसका सवाल है भैया? सूडो रिएक्टेंट का सवाल है। और अगर ये सूडो रिएक्टेंट का सवाल है तो मुझे इस सूडो रिएक्टेंट को सबसे
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और आपको ये भी पता है कि सूडो रिएक्टेंट को किस स्टेप से रिमूव करते हैं, जहां वो सबसे पहली बार फॉर्म हुआ है, फर्स्ट स्टेप से रिमूव करेंगे। और किसकी मदद से करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लगाता हूं Kc। सबसे पहले मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। Kc की वैल्यू लगाऊंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। चूंकि मुझे O रिमूव करना है तो मैं O को एक साइड रख दूंगा, बाकी सारी चीज को दूसरे साइड रख दूंगा। ऐसा हो गया, देख लीजिए। O को मैंने एक साइड रखा, O3 को Kc के पास फेंक दिया, O2 जो है डिवीजन में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मैं करूंगा पुट दिस वैल्यू ऑफ O इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं O की वैल्यू डालता हूं तो क्या मिलता है मेरे को, देखते हैं। ROR इज इक्वल टू K था, O की जगह अब मैं ये वाली वैल्यू डालता हूँ तो ये हो गया Kc, फिर हो गया आपका O3 डिवाइडेड बाई O2, और इक्वेशन 1 में क्या बचा है, O3 और बचा हुआ है। ये फिर K भी कांस्टेंट है, Kc भी कांस्टेंट है, इसको मिला के एक बड़ा कांस्टेंट आ जाएगा K डैश। यहाँ O3 की पावर 1 है और यहाँ O3 की पावर 1 है, इसको कंबाइन कर देंगे तो O3 की पावर 2 हो जाएगी। O2 की पावर नीचे 1 है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और यहाँ से अब आप फाइनली ऑर्डर निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1। क्या हो जाएगा, 2 - 1 बराबर 1। तो ये सूडो रिएक्टेंट का क्वेश्चन हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, सूडो रिएक्टेंट आजकल काफ़ी चलन में है और खूब इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान से करना है, ध्यान से लिखना है और ध्यान से समझना है। ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। आगे आ जाते हैं। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2NO + O2, 2NO + O2 गिव्स 2NO2। ये भी कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है भैया, इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। पहला जो स्टेप दिया हुआ है 2NO गिव्स N2O2, ये फास्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप है N2O2 + O2 गिव्स 2NO2, ये स्लो स्टेप है। आपको यहाँ ऑर्डर कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको तो सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन में लोकेट करना है। क्या लोकेट करना है आपको, सबसे पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो आपको सबसे पहले क्या लोकेट करना है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको लोकेट करना है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आप कैसे लोकेट करते हैं, स्लोएस्ट स्टेप से। किससे लोकेट करते हैं भैया, स्लोएस्ट स्टेप से। तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ ROR इज इक्वल टू K N2O2 और O2, ये मैंने बना दिया। लेकिन जैसे ही मैं ये बनाता हूँ और मैं N2O2 की तरफ देखता हूँ और मैं जब मेन रिएक्शन की तरफ देखता हूँ तो मुझे तो ये पता चल गया कि सर ये N2O2 तो मेन रिएक्शन में दिया ही नहीं हुआ है, मतलब ये N2O2 कुछ भी नहीं है। N2O2 है आपका सूडो रिएक्टेंट, और इस सूडो रिएक्टेंट को अपने को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किससे रिमूव करूंगा, उस स्टेप से जहां वो सबसे पहली बार बना है। तो N2O2 सबसे फर्स्ट स्टेप में बना है, वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डाल देते हैं। ये हो गया N2O2 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसकी जो भी स्टिक्योमेट्री है वो पावर में आ जाएगी। ओके, यहाँ पे आपने एक चीज और पढ़ा था बेटा पिछले साल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता तो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक फॉर्मूला होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्लियर दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, K1, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है, K2। तो मैं Kc की जगह ये लिख सकता हूँ क्या, K1 बाई K2 इज इक्वल टू N2O2 डिवाइडेड बाई NO की पावर 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ एक और एक चीज़ देखिए, जब आपने इससे रेट इक्वेशन बनाया था तो यहाँ K की वैल्यू क्या दी हुई है, K3 दी हुई है। यहाँ पे K की वैल्यू क्या दी हुई है, K3, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, K3 भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या रिमूव करना है,
अब मुझे N2O2 को रिमूव करना है, तो मैं N2O2 को एक साइड रखूँगा और K1 इधर रहेगा, NO की पावर 2 जो है, NO की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, K2। देखिए N2O2 को मैंने एक साइड रखा, NO की पावर 2 को इधर रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, पुट दिस वैल्यू ऑफ N2O2 इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालूँगा। ये है मेरा इक्वेशन 1, तो चलिए इक्वेशन 1 में डाल देते हैं और देखते हैं। तो ये हो जाएगा ROR इज इक्वल टू K3 पहले से ही था, फिर N2O2 है बेटा आपका K1 बाई K2 और इधर आपने डाल दिया NO की पावर 2 और क्या बचा, O2 की पावर 1। आपको कहीं ना कहीं रेट कांस्टेंट ही निकालना था, है ना, आपको कहीं ना कहीं रेट कांस्टेंट ही निकालना था। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखिए आ गई कितनी, K3 K1 बाई K2। तो इन चारों ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ये C वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा आपका रेट कांस्टेंट। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू ना पूछ करके अगर आपसे ऑर्डर पूछता, तो यहाँ से ऑर्डर भी क्लियरली दिख रहा है, ऑर्डर हो जाएगा 2 + 1 = 3। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 + 1 = 3। तो ये ऐसे सूडो रिएक्टेंट के क्वेश्चन वो बहुत पूछता है। सूडो रिएक्टेंट से कभी वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाएगा, सूडो रिएक्टेंट के क्वेश्चन से वो कभी ऑर्डर निकलवाएगा। तो बस आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि जब आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से अपनी रेट इक्वेशन को बनाएंगे, तो एक बार रिएक्टेंट को अच्छे से चेक कर लें कि कहीं कोई ऐसा रिएक्टेंट तो नहीं बन गया है जो कि मेन रिएक्शन में प्रेजेंट ही नहीं है। और अगर आपको कोई ऐसा रिएक्टेंट दिख रहा है जो कि मेन रिएक्शन में प्रेजेंट ही नहीं है, तो पक्का ये कैसा रिएक्टेंट हो गया, सूडो रिएक्टेंट हो गया। और अगर सूडो रिएक्टेंट बन गया तो इन फॉलोइंग स्टेप से आप इनको क्या करेंगे, अच्छे से रिमूव करके अपना आंसर निकालेंगे। तो ये सूडो रिएक्टेंट के क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं। ओके, ये हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन भी जिसमें कंसंट्रेशन वो चेंज करता है बार बार, इस प्रकार के क्वेश्चन भी वो काफ़ी पूछता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है A + 3B गिव्स प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या दे रहा है, इससे तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, केवल रिएक्टेंट से मतलब है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ B इंक्रीजेस 4 टाइम्स, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 8 टाइम्स होगा, 54 टाइम्स होगा, 64 टाइम्स होगा या 108 टाइम्स होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, आपको वंस अगेन रिएक्शन दी हुई है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, रेट इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले मैं रेट इक्वेशन बनाता हूं, ROR इज इक्वल टू K। A की स्टिक्योमेट्री 1 दी हुई है तो A की पावर 1 और B की स्टिक्योमेट्री 3 दी हुई है तो B की पावर 3। अब वो क्वेश्चन में जैसा जैसा बोलते जा रहा है आपको वैसा वैसा करना है। B की कंसंट्रेशन आपने कितनी गुना कर दी है, 4 गुना कर दी है, तो मैं भी B की कंसंट्रेशन 4 गुना कर देता हूं। A की कंसंट्रेशन को मुझे कुछ नहीं छूना है, B की कंसंट्रेशन मैंने कितना गुना कर दी, 4 गुना कर दी। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा देखते हैं। तो यहाँ 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और बाकी सबको आपको वैसे ही लिख देना है कि A की पावर 1 और B की पावर 3। तो देखिए यहाँ से नया रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। यहाँ पे जो नया रेट ऑफ रिएक्शन है ये 64 टाइम्स है, और ये क्या है आपका, ये आपका पुराना रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो जो नया रेट ऑफ रिएक्शन है वो पुराने रेट ऑफ रिएक्शन का कितना गुना आ गया आपका, 64 टाइम्स आ गया। तो इस ये यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो गया। तो बेटा इस प्रकार के सवाल भी काफ़ी इजी रहते हैं और वो आपके इस प्रकार के सवाल भी काफ़ी पूछता है। तो आपको यहाँ पे कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी रिएक्शन दी हुई है उसका रेट इक्वेशन बनाना है, जो कंसंट्रेशन में वो बदलाव मांग रहा है वैसा कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसा जैसा वो बदलाव करने के लिए मांग रहा है वैसा आपको कर देना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट। 2A और 3B को कंबाइन कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ A डबल हो जाती है, A की कंसंट्रेशन कितने गुना हो गई, डबल हो गई, और B की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ट्रिपल हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा ये आपको पता लगाना है। तो ठीक है, यहाँ भी हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया है तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, रेट इक्वेशन बनाना है। तो मैं रेट इक्वेशन बनाता हूँ, रेट इज इक्वल टू K। A की पावर कितनी हो जाएगी भैया,
ए की स्टिक्योमेट्री 2 है तो ए की पावर 2 हो जाएगी, बी की स्टिक्योमेट्री 3 है तो 3 हो जाएगी। अब वो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा आपको करना है। ए की कंसंट्रेशन डबल करने के लिए बोल रहा है तो बिल्कुल मैं ए की कंसंट्रेशन डबल कर देता हूँ। बी की कंसंट्रेशन ट्रिपल करने बोल रहा है तो मैं बी की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर देता हूँ और यहाँ से मेरा न्यू रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। देखते हैं कैसे। 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और 3 की पावर 3 कितना होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27। यहाँ पे हो गया के ए की पावर 2 और b की पावर 3। ये है बेटा आपका पुराना रेट ऑफ रिएक्शन। 27 इंटू 4 कितना आ जाता है 108। तो जो नया रेट ऑफ रिएक्शन है ये पुराने रेट ऑफ रिएक्शन का कितना गुना आ गया आपका 108 टाइम आ गया। तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ भी मैंने क्या किया है जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा कर दिया। सबसे पहले मेरे को रेट इक्वेशन बनाना था जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने रेट इक्वेशन सही से बना दिया। जो कंसंट्रेशन में बदलाव करने के लिए बोल रहा है वो कर दिया। कंसंट्रेशन डबल किया, इसकी पावर 2 थी, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन ट्रिपल थी, 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा 27। यहाँ से मेरा आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन इस वैरायटी के क्वेश्चन करने हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या लिखा है द रेट इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन। रेट इक्वेशन इस बार आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो रेट इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, मतलब आपको बनाना नहीं है। आर ओ आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 1 और सी की पावर 1। क्या बोल रहा है इफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज रिड्यूस्ड 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन में बदलाव नहीं दिया, इस बार क्या बोल दिया कि वॉल्यूम चेंज कर दिया। मैंने क्या चेंज कर दिया है वॉल्यूम चेंज कर दिया है और वॉल्यूम 1/3 कम हो गई है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो आपने कंसंट्रेशन जो लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो कंसंट्रेशन क्या है आपकी मोलैरिटी है, उसी को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये जो कंसंट्रेशन जो आप लिखते हैं इसका फॉर्मूला क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और अगर मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूँ तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1/3 गुना क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है। तो इसकी बात पक्की है कि कंसंट्रेशन 3 गुना क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वॉल्यूम 1/3 कम हो रही है 1/3 कम हो रही है तो कंसंट्रेशन जो है 3 गुना क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो वो इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन को दिया हुआ था, वॉल्यूम के माध्यम से आपको कंसंट्रेशन निकालना था। अब आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आपकी कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ाने बोला है तो हर जगह आप 3 गुना बढ़ा दीजिए। 3a की पावर 1, 3b की पावर 1 और 3c की पावर 1। तीनों में से 3 की पावर 1 इधर, 3 की पावर 1 इधर, 3 की पावर 1 इधर। तो ये k a की पावर 1, b की पावर 1 और c की पावर 1। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27 हो जाता है। तो आपका जो नया रेट ऑफ रिएक्शन है वो पुराने रेट ऑफ रिएक्शन का कितना गुना हो गया भैया 27 टाइम्स। यहाँ भी ऑप्शन क्या हो गया आपका सी ऑप्शन हो गया। तो कंसंट्रेशन आपको वो चेंज करके दे सकता है या वो वॉल्यूम भी आपको चेंज करके दे सकता है। वॉल्यूम के क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ये हो गया आपकी एक अलग वैरायटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फॉर द रिएक्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ था आपका, डायरेक्ट जो है आपका नीट में आया हुआ था कुछ साल पहले। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखिए फॉर द रिएक्शन 2NO + H2 2NO + 2H2 gives N2 + 2H2O। इफ द रेट इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग वेज। इस तरीकों से लिखा हुआ है। तो रिलेशनशिप पूछ रहा है K1 K2 K3 और K4 के बीच में। K1 K2 K3 और K4 के बीच में ये इस प्रकार के रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बनाता हूँ, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बनाता हूँ। कैसे बनती थी ये सबसे पहले मेन रिएक्शन को मैं देखूंगा। ये मेरा मेन रिएक्शन है, NO है, रिएक्टेंट में है। तो सबसे पहले रिएक्टेंट में कौन सा साइन आता था -DNO/dt और इसकी स्टिक्योमेट्री का रेसिप्रोकल लेता था मैं -1/2 ऐसे ही करता था ना। अब H2 है, ये भी रिएक्टेंट है तो यहाँ माइनस साइन DH2/dt
और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आपको N2 प्रोडक्ट में है तो प्लस dN2/dt और इधर हो जाएगा प्लस 1/2 dH2O/dt। हो गया, क्लियर है। इस प्रकार से मैंने अपनी रेट ऑफ रिएक्शन की एक इक्वेशन बना ली। अब आपको दिया हुआ है किसको किसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, तो जो जो दिया हुआ है उसको मैं लिखते जाता हूँ। dN2/dt, ये dN2/dt को मैं कैसे लिख सकता हूँ भैया, K1NO और H2 के रूप में लिख सकता हूँ। फिर दिया है dH2O/dt, ये dH2O/dt को मैं कैसे लिख सकता हूँ, K2NO और H2, और यहाँ पे क्या आ गया 1/2 जो बच गया। फिर उसके बाद लिखा है -NO/dt, यानी कि -NO/dt, यानी कि सिर्फ 1/2 को हटा दे तो इस पूरे इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, K3NO और H2, और लास्ट में क्या आ गया -dH2/dt, यानी कि 1/2 को अलग कर लूँ तो इस पूरे इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, K4NO और H2, ऐसे लिख सकता हूँ। अब बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करना है मेरे को, यहाँ से जो जो चीज़ कैंसिल हो रही है, NO और H2 यहाँ से कैंसिल हो गया, NO और H2 यहाँ से कैंसिल हो गया, NO और H2 यहाँ से कैंसिल हो गया, NO और H2 यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा आपका, यहाँ पे 1/2 K3 बचा, 1/2 K4 बचा, K1 बचा और 1/2 K2 बचा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपको पता है बेटा, अगर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में आ रही है उसको रिमूव करना है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ बचेगा K3, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ बचेगा K4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बचेगा 2K1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बचेगा K2। ये आ गया मेरा आंसर, ये आ गया मेरा आंसर। और ऑप्शन में आपको मैच करना है। कौन सा ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन है क्या, K2 = 2K1 = K3 = K4, ये आ गया आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आया हुआ था बेटा नीट में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बनाना है, जो जो आपको वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को जस्ट डाल देना है, काटा पीटी करके आपका सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3A gives 2B the rate of reaction of plus dB/dt equals to, प्लस dB/dt का रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा ये आपको निकालना है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। 3A gives 2B, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बना लेता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा, रिएक्टेंट है तो -1/3 dA/dt हो जाएगा, और प्रोडक्ट है तो +1/2 dB/dt हो जाएगा। तो आपको dB/dt के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पे देखिए dB/dt के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 2 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, -2/3 dA/dt = dB/dt। और अब ऑप्शन में मैच करने की बारी आ गई है, और कौन से ऑप्शन में दिया है -2/3, ये आपका सी ऑप्शन। आज सभी का आंसर सी आ रहा है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन हो गया। फॉर अ रिएक्शन 2A + B gives 3C + D, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट, इनमें से क्या रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो पहले ऑप्शन देखने से पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, 2A + B gives 3C + D, और रेट ऑफ रिएक्शन की मैं पहले ही पूरी इक्वेशन बना लेता हूँ ताकि मेरे को मैच करने में आसानी हो। तो A का होगा आपका -1/2 dA/dt, B का होगा -dB/dt, C का होगा +1/3 dC/dt, और D का होगा +dD/dt। तो सबका मैच करते हैं। A का देखते हैं, A का -dA/2 dt, जी हाँ बिल्कुल, मैंने 1/2 को बस अलग लिख लिया है, बाकी ये सही है। dD/dt को लिखते हैं तो ये भी सही बना रहा है।
अब C को देखते हैं तो C है -dc/3dt, तो यहाँ पे क्या है +1/3dc/dt। C चूंकि प्रोडक्ट है बेटा, और C अगर प्रोडक्ट है तो उसके सामने कभी भी माइनस साइन नहीं आएगा, तो ये चीज़ आपकी गलत दी हुई है। आप इसको रिएक्शन रेट के हिसाब से नहीं लिख सकते। प्रोडक्ट कभी भी बनेगा तो सामने कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। ये क्वेश्चन हो गया, ये भी अच्छे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ता है और तुरंत आंसर आ जाएगा। ये हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा है, चलिए। द रिएक्शन 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 follows फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब इस रिएक्शन की ऑर्डर कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। द मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज, रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी पूछा है, तो आपको पता है मॉलिकुलरिटी निकालने के लिए तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं उन सबको ऐड कर दो, तो यहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 हैं, तो मॉलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ से आंसर यूनिमोलिकुलर, सोडो यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर। आंसर कितना आ जाएगा, बाईमोलिकुलर, जिसकी मॉलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स A and B decreases by a factor of 4 if concentration of B is doubled, the order of reaction is। आपको ये बोल रहा है, पहले समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना कम हो जाती है, 1/4 हो जाती है। अगर मैं B की कंसंट्रेशन क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आने वाला है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है अगर मैं B की कंसंट्रेशन डबल कर देता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 क्या हो गई, कम हो गई। आपको ऑर्डर बनाना है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेट इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ROR = K। एक रिएक्टेंट A है, इसका ऑर्डर मुझे पता नहीं है तो मैं अल्फा लिख देता हूँ। एक रिएक्टेंट B है, इसका ऑर्डर भी मुझे पता नहीं है तो मैं क्या लिख देता हूँ, बीटा लिख देता हूँ। क्लियर बात हो गई, अच्छे समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/4, है ना, डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, यानी कि 4 गुना से कम हो जाती है, 1/4 हो जाती है अगर कंसंट्रेशन आपने B की क्या कर दी, डबल कर दी। अगर B की कंसंट्रेशन आपने डबल कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना कम हो जाती है। तो जैसा जैसा बोल रहा है मैं वैसा वैसा करता हूँ। A में तो मुझे कुछ नहीं करना है, B की कंसंट्रेशन क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ। B की कंसंट्रेशन में क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ। तो अब बस इन दोनों को देखते हैं, 1/4 = 2B की पावर बीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, मुझे 4 लेकर के आना है, मुझे क्या लेकर के आना है, 4 लेकर के आना है। यहाँ 4 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो 4 की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। फिर ये हो गया 2B की पावर बीटा। यहाँ पे बीटा क्या होना चाहिए, या 2 की पावर क्या होनी चाहिए, जिससे आंसर मेरा क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो आपको यहाँ तक पता चल गया होगा, बीटा की वैल्यू अगर 2 होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पावर क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए। तो 4 की पावर -1 = 2B, बीटा की पावर क्या हो गया, -2, बीटा की पावर क्या हो गया, -2। तब आपका आंसर आ जाएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ऑर्डर आपका कितना आ गया, 4। आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है, इसको समझना। अगर आप इसको ऐसा भी लिख रहे हो, मान के चलिए नहीं समझ में आ रहा है आपको, अगर ऐसा भी लिखना है तो यहाँ पे 4 लाना है, मुझे क्या लाना है, 4। तो 2 तो होगा, इतना आपको पता चल गया। लेकिन 4 कहाँ है भाई, डिनोमिनेटर में है, तो पावर में -2 डालना पड़ेगा। पावर में आपको क्या डालना पड़ेगा, -2, ताकि 4 ऊपर आ जाए तो उसका भी माइनस हो जाए। ध्यान में रखिएगा, 4 गुना कम हो रही है, 4 गुना कम हो रही है, तो बीटा की पावर 2 तो आएगी, लेकिन चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो क्या आ जाएगा, -2। इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। मैक्सिमम लोगों को 2 लगता है, 2 कर देते हैं, लेकिन रियल में क्या होगा, -2 होगा। ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। हो गए क्या क्वेश्चन सारे? हाँ, ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं आज के लिए। ये है मेरा एक टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट।
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट से आप ऑर्डर निकाल सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा आपने पढ़ा था, हमने ये चीज़ देखी थी कि ऑर्डर आप कैसे निकाल सकते हो, अलग अलग तरीके होते हैं निकालने के। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आपको ध्यान में रखनी थी। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती थी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, with the help of unit of rate constant we can determine the order of reaction। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पता लगाना कि रिएक्शन की ऑर्डर क्या होती है, क्योंकि सभी के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं और रेट कांस्टेंट की यूनिट से आप क्या निकाल सकते हो? ऑर्डर का सीधा पता लगा सकते हो। इसका फॉर्मूला है, के का फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, जहाँ पे एन क्या होता है? एन आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। देखते हैं कैसे अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है आपका? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 0 हो जाएगी। इस फॉर्मूला में डालते हैं तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन हो जाएगा 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है बेटा? अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं दी हुई है, लेकिन ये आपको क्लियर दिया है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट है या रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो इसको देख करके ही आप क्या समझ जाओगे कि मुझे क्या दिया हुआ है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, और फिर आप उसकी फॉर्मूला डाल करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है n की वैल्यू कितनी है? 1 है। फॉर्मूला में डालते हैं मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, 1 माइनस 1 हो जाएगा, और सेकेंड इनवर्स 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। किसी की पावर भी 0 होती है तो हो जाता है 1। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। वो मिनट इनवर्स के साथ भी दे सकता है, आवर इनवर्स के साथ भी दे सकता है। अब यहाँ फिर से इसका मतलब क्या है? अगर रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में और उसकी यूनिट दे दिया फॉर एग्जांपल 8 सेकेंड इनवर्स, तो उसी को देख करके आप तुरंत क्या समझ जाओगे कि ये कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है? मेरे को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, और फर्स्ट ऑर्डर के आप एग्जांपल से क्वेश्चंस कर लोगे। अब मैं 2 होमवर्क दे रहा हूँ, आप सिमिलरली आप सेकेंड ऑर्डर के लिए बताइएगा और थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट बताइएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। यहाँ से हम अपना आंसर निकाल लेंगे और इसको फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस देखे और रेट कांस्टेंट की यूनिट देखी। रेट कांस्टेंट की यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू नहीं देता है, आपको डिटरमाइन करना रहता है, और जो सबसे पॉपुलर तरीका है डिटरमाइन करने का वो है रेट कांस्टेंट की यूनिट। अगर आप रेट कांस्टेंट की यूनिट के फॉर्मूले को अच्छे से याद रखते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट को आप पहचानते हैं, तो आप ऑर्डर भी पहचानेंगे और उसके बाद आपके फॉर्मूले से काफ़ी आसानी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में और पढ़ेंगे। ओके।